हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 6 जनवरी का करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले 1 से लेकर 15 जनवरी के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस सेलिब्रेट किए जाएंगे उसका एक बार रिवीजन करते हैं। तो 1 जनवरी को मनाया गया DRDO दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिएगा इसको, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी याद रखना कि जो 14 सितंबर होता है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है, तो जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को हो गया भारतीय थल सेना दिवस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो 1 से लेकर 15 जनवरी के बीच की जो महत्वपूर्ण दिवस हैं मुख्य उसका हम लोगों ने कर लिया रिवीजन। अब आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न है कि 51वां संस्करण है इफी का, यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, इसकी शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होगी 16 जनवरी से और इसका आयोजन होगा गोवा में, यानी कि विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि थॉमस विंटरबर्ग की जो फिल्म है अदर राउंड, इसका भारतीय प्रीमियर किया जाएगा इसी समारोह के दौरान। और ये जो समारोह है ये 16 से लेकर 24 जनवरी तक आयोजित होगा। इफी की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1952 को। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? गोवा में है। गोवा के जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी इसके राज्यपाल हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन किस देश ने बनाकर इतिहास रच दिया है? यानी कि एक ऐसा हॉस्पिटल जो कि चलता फिरता है ट्रेन में, तो ये हॉस्पिटल किसने बनाया है? दोस्तों, ये बनाया है भारत ने। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। और फ्रेंड्स, इस ट्रेन का नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इससे दूर दराज के क्षेत्रों के जो मरीज हैं उनका निःशुल्क इलाज होगा। और दोस्तों, ये भी याद रखना कि अभी हाल ही में सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और इन्होंने विनोद कुमार यादव का स्थान लिया है। तो एग्जाम के ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही जवाब होगा सुनीत शर्मा, सुनीत शर्मा। और फ्रेंड्स, ये जो लाइफ लाइन एक्सप्रेस है वर्तमान में ये बदरपुर स्टेशन पर है जो कि आसाम में स्थित है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर बताया गया है द ट्रेन वॉज मेड इन कोलेबोरेशन बिटवीन द इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन, यानी कि IIF और इंडियन रेलवेज और हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ये जो ट्रेन है यानी कि ट्रेन रूपी जो हॉस्पिटल है इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डिजिटल लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को किसने जारी किया है? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, इसको जो है शॉर्ट में कहते हैं DPI, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो दोस्तों, ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है इसे जारी किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यह भी याद रखना कि डिजिटल पेमेंट का स्तर पता लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने DPI लॉन्च किया है। DPI कैलकुलेशन के लिए मार्च 2018 को आधार वर्ष बनाया गया है। ये जरूर याद रखना कि DPI कैलकुलेशन का जो आधार है वो मार्च 2018 है। ठीक है, और उस साल का जो इंडेक्स है यानी कि 2018 का जो इंडेक्स है उसे 100 माना गया है। तो यहीं से ये देखा जाएगा कि कितने प्रतिशत बढ़ रहा है डिजिटल पेमेंट या कितने प्रतिशत घट रहा है। तो 2018 के सापेक्ष गणना की जाएगी। RBI ने एक बयान में कहा कि मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए ये जो DPI है ये 1.53.47 यानी कि 153.47 रहा है मार्च 2019 में, और मार्च 2020 में जो डिजिटल पेमेंट हुआ वो 207.84 रहा है, यानी कि बहुत अधिक बढ़ा है। यह अच्छी तेजी का संकेत है। आने वाले समय में मार्च 2021 से 4 महीने के अंतर के साथ RBI DPI का प्रकाशन छमाही आधार पर केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर करेगा। RBI DPI में 5 व्यापक मानदंड शामिल हैं। अगर क्वेश्चन ये बनेगा कि RBI द्वारा जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें कितने पैरामीटर्स होते हैं, तो सही जवाब होगा 5। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर्स हैं वो विभिन्न समयावधि में डिजिटल भुगतान की पैठ और स्थिति का आकलन करते हैं।
अब दो क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये होगा कि रिजर्व बैंक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का निर्धारण कितने पैरामीटर के आधार पर करता है? तो दोस्तों याद रखना, सही जवाब होगा 5। कितना होगा? 5। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का कैलकुलेशन 5 पैरामीटर के आधार पर किया जाता है। ये मानदंड कौन कौन से हैं? भुगतान को सुगम बनाने वाले यानी कि 25% वेटेज, डिमांड साइज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि 10%, सप्लाई साइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस ये 45% होगा, और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी ये 5% है। इन प्रत्येक मानदंडों के उप मानदंड हैं जिसमें डिजिटल लेन देन का पता लगाने के वाले विभिन्न संकेतक शामिल हैं। एक्चुअली में आपको बस इतना याद रखना है कि रिजर्व बैंक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यानी कि डीपीआई का निर्धारण 5 पैरामीटर के आधार पर करता है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया है? सही जवाब होगा आपका 2018। दोस्तों एक किताब आई है, कीप शार्प बिल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज। तो ये किताब लिखी गई है संजय गुप्ता एमडी के द्वारा। ये जरूर याद रखना, बहुत ही अच्छी किताब है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि कीप शार्प बिल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज। ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? सही जवाब होगा संजय गुप्ता एमडी ने। ठीक है, ये याद रखना आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के नए मसौदा विधेयक के अनुसार सिगरेट व तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए अनुमति देने की आयु क्या होगी? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक जो सिगरेट और तंबाकू के उत्पाद होते हैं उसको कम से कम 18 वर्ष से या फिर उसके ऊपर के व्यक्तियों को ही बेचा जा सकता है। तो यहाँ पर एक संशोधन ये किया गया है कि अब ये जो अपर एज थी 18 वर्ष, इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 21 वर्ष। तो यानी कि अब सिगरेट या तंबाकू उत्पाद अगर कोई बेच रहा है तो जिसको बेच रहा है उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, तभी वो एक वैध ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति के लिए मौजूदा 18 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र बढ़ाने का मसौदा तैयार किया है। सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, विज्ञापन और विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 का मसौदा तैयार किया है। विधेयक में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में संशोधन का प्रयास किया गया है। तो ये भी याद रखना कि 2020 का जो अधिनियम होगा ये 2003 के अधिनियम में संशोधन करेगा। तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2020 किस अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो सही जवाब होगा 2003 वाले अधिनियम को ये रिप्लेस करेगा। और एक बात और भी कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में अगर कोई धूम्रपान करता है तो जो जुर्माने की राशि है 200 रुपए, उसे बढ़ाकर 2000 रुपए किया जाएगा। तो ये भी इसमें जो उपबंध है वो किया जा रहा है। इंडियन आर्मी के ह्यूमन राइट सेल के पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन आर्मी के ह्यूमन राइट सेल यानी कि मानवाधिकार प्रकोष्ठ का जो पहला एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने हैं वो कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं मेजर जनरल गौतम चौहान। ये जरूर याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इनकी नियुक्ति पहली बार की गई है और पहली बार इंडियन आर्मी में ह्यूमन राइट सेल की स्थापना की गई है। दोस्तों मेजर जनरल गौतम चौहान को पहले मानवाधिकार प्रकोष्ठ के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। मानवाधिकार प्रकोष्ठ सेना में किसी भी तरह के मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की जांच करेगा, जिसके ये जो मानवाधिकार प्रकोष्ठ है इसकी स्थापना भारतीय सेना में की गई है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन किया है? राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन किया है हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। और दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का उद्घाटन किया। पुलिस सेवा K9S PSK अर्थात पुलिस स्वान जिसको कहते हैं आप पुलिस डॉग्स विषय पर देश में यह पहला प्रकाशन है। यह एक अनूठी पहल है जो देश के पुलिस सेवा डॉग यानी कि K9 PSK टीमों से संबंधित विषयों को और अधिक समृद्ध करेगा। निम्न में कौन सा राज्य सरकार है जो कि कोलार लीफ नोज्ड बैट्स की लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने का प्रयास कर रही है?
तो यहाँ पर एक ऐसी चमगादड़ की प्रजाति है जो कि लुप्त होने जा रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसको बचाने का प्रयास कर्नाटक सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि कोलार लीफ नोज्ड बैट को संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN सूची के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि ये लगभग बस समाप्त ही होने जा रहे हैं। कोलार लीफ नोज्ड बैट्स कोलार जिले के गांव में केवल 2 गुफाओं में पाया जाता है। हाल ही में एक गुफा से बैट्स विलुप्त हो गए हैं, सिर्फ अब एक गुफा में ही ये पाए जा रहे हैं, यानी कि लगभग इनकी प्रजाति अब समाप्त होने को ही है। और वर्तमान में कर्नाटक सरकार शेष चमगादड़ों को बचाने की कोशिश कर रही है। ग्रेनाइट खनन के कारण लीफ नोज्ड बैट्स के आवास खतरे में है, क्योंकि जब ग्रेनाइट का खनन होता है तो वही इनका आवास था और अब ये तेजी से समाप्त हो रहे हैं। रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है रवीश रंजन शुक्ला को। तो दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी होगा। रवीश रंजन शुक्ला जो है ये भी NDTV से ही जुड़े हैं, रवीश कुमार की तरह ये भी NDTV से ही जुड़े हुए हैं, तो इसको आप आसानी से याद रख पाएंगे। रवीश रंजन शुक्ला को 2020 का रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 6 जनवरी के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है ये भी प्ले स्टोर पर मौजूद है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे जो इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज पर आ सकते हैं, वहां पर आपको PDF को डाउनलोड करने का विकल्प मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।